स्वागत है फिजिक्स प्रो एकेडमी में। आज अपन बात करेंगे संधारित्र के बारे में। संधारित्र में जो ऊर्जा संचित होगी वो किस प्रकार से होती है इसको जानेंगे। तो जो आज का टॉपिक रहेगा संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो जानना संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होगी वो क्या होगी, सबसे पहले जानेंगे। जैसे संधारित्र क्या होता है, दो प्लेटें लेंगे पी व क्यू, एक प्लेट पर प्लस आवेश देते हैं, ए व बी लेते हैं, ए व बी प्लेटें ले ली। एक पर प्लस क्यू आवेश देते हैं, बी पर क्या देते हैं, माइनस क्यू आवेश। जब दोनों आवेश सतत रूप से वितरित हो जाते हैं तो वो क्या बन जाएगा, संधारित्र। वो क्या हो जाएगा, संधारित्र। अब बात कर रहे हैं ये आवेश देने से पहले मैंने उदासीन प्लेटें लिए, इन पर कोई सा भी आवेश नहीं है। तो जब इसको पहला प्लस आवेश दूंगा मैं, छोटा सा आवेश दिया प्लस आवेश और इस पर दिया माइनस आवेश, तो मुझे कुछ भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस प्लस आवेश को इस प्लेट पर आने के लिए किसी भी प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य नहीं करना पड़ेगा। इसी प्रकार इस प्लेट पर माइनस आवेश आने के लिए इसको भी किसी भी बल के विरुद्ध कार्य नहीं करना पड़ेगा। इस चीज को जान समझिए। अब जैसे ही मैं दूसरा आवेश यहाँ पर स्थापित करूंगा तो ये इस आवेश के कारण यहाँ पर क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा और उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध मुझे कार्य करना पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ पर माइनस आवेश लेके आऊंगा तो पहले से ही माइनस आवेश है, ये क्या लगाएगा, इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा और उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य। और जब और प्लस आवेश लेके आ रहा हूं तो इन दोनों के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। इसी प्रकार जैसे जैसे मैं आवेश का मान बढ़ा रहा हूं तो मुझे जो पहले से उपस्थित आवेश है उनके विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। वही कार्य इस संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित होगा। वही कार्य संधारित्र में क्या होगा, ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो जानना संधारित्र को आवेशित करने के लिए जो अपन आवेश देंगे तो मुझे जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य संधारित्र के ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित होता है। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज रहेगी वो क्या रह जाएगी, दो प्लेटें लेंगे ए व बी, माना ठीक है। इसकी लैंग्वेज किस प्रकार, माना दो प्लेटें ए व बी है, वो अभी क्या उदासीन है। कैसा है, उदासीन। अब जैसे इसको आवेशित करूंगा, आवेशित करने का मतलब उदासीन होने का मतलब कोई भी आवेश नहीं है। जैसे ही मैं इसको आवेशित करूंगा, प्लस और माइनस दिया तो मुझे कोई कार्य नहीं करना पड़ा। जैसे ही मैं उसको और आवेश दूंगा तो मुझे थोड़ा बहुत कार्य करना पड़ेगा। मैं और अधिक आवेश दे रहा हूं तो और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। जैसे जैसे आवेश की मात्रा बढ़ती जाएगी तो मुझे प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। ये लैंग्वेज के रूप में लिखेंगे। माना संधारित्र को आवेशित किया जाता है, संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो विद्युत बल के विरुद्ध विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यानी इस संधारित्र को जब आवेशित करूंगा तो आवेशित करने के लिए मुझे विद्युत बल के विरुद्ध, यानी जो पहले से आवेश है उस आवेश के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध मुझे आवेशित करना पड़ेगा। तो जो कार्य करूंगा वही इस संधारित्र में क्या हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो जानना सबसे पहले मैं क्या करूं, माना प्रारंभ में संधारित्र को
स्मॉल क्यू आवेश देने पर प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विडेश विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जैसे ही मैं स्मॉल क्यू आवेश दूंगा, सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, स्मॉल क्यू आवेश दे रहा हूँ, स्मॉल क्यू आवेश दूंगा तो उस समय प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा, विडेश हो जाएगा। अब इसको आगे किस प्रकार लिखेंगे, तो विडेश बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर सी होता है, क्यू, तो विडेश बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन सी। आपने ये पढ़ रखा है, क्यू बराबर क्या होता है, सी बी, तो यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा C। Q बटा C क्या हो जाएगी, इस संधारित्र की धारिता होगी, C क्या होगी, इस संधारित्र की धारिता, Q इस संधारित्र पर दिया गया आवेश है, और विडेश हो जाएगा इन आवेश के कारण प्लेटों के बीच में उत्पन्न विभवांतर। ये मेरे पास क्या आ गया, विडेश विभव आ गया। अब जैसे ही मैं इसको और आवेशित दे रहा हूँ, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर प्लेटें दो बना ली, ए व बी, इस पर प्लस स्मॉल क्यू, इस पर माइनस स्मॉल क्यू आवेश दे दिया। अब जैसे ही मैं इसको आवेश दे रहा हूँ, छोटा सा आवेश का भाग दूंगा डेल्टा क्यू, यानी प्लस आवेश दूंगा, तो इस आवेश के विरुद्ध मुझे क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। इस आवेश के विरुद्ध मुझे क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य किस प्रकार निकालते हैं, आपको पता है, V बराबर क्या होता है, W बटा क्यू। V बराबर क्या होता है, विभव की परिभाषा से W बटा क्यू, वहीं से W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। तो क्या क्या लिखेंगे आगे, समीकरण 1 डाल दो इसको। अब संधारित्र को स्मॉल dq आवेश देने के लिए किया गया कार्य, यानी अब संधारित्र को डेल्टा क्यू आवेश दूंगा तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर वी डैश इंटू डी क्यू। ये आया कहाँ से, V बराबर W बटा क्यू से, जो विभव की परिभाषा है वहां से आया है। W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। अब अल्प आवेश स्थानांतरित करें तो कार्य भी कैसा हो जाएगा, अल्प हो जाएगा। यदि अल्प आवेश स्थानांतरित करें तो कार्य भी क्या हो जाएगा, अल्प आ जाएगा। थोड़ा सा आवेश दे रहा हूं तो मुझे थोड़े से बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा। अब विडेश का मान समीकरण में रखने पर, विडेश का मान समीकरण में रखने पर विडेश का मान रखेंगे तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटा सी इंटू डी क्यू। ये मेरे पास हो गई समीकरण 2। ये समीकरण 2 किसको प्रदर्शित करा, अल्प आवेश देने के लिए किए गए कार्य को। अब मुझे संपूर्ण आवेश देना है, संपूर्ण आवेश के लिए क्या करेंगे, संधारित्र को शून्य आवेश से अधिकतम आवेश Q तक आवेशित करने के लिए किया गया कार्य यानी संधारित्र को अल्प आवेश से आवेशित किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, शून्य से, यानी जब बिल्कुल आवेश नहीं था और यहाँ पर कंप्लीट आवेश लेके आ रहा हूँ, तब तक मुझे कितना कार्य करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन क्यू बटा सी इंटू डी क्यू। जब आवेश जीरो रहेगा तो कार्य भी जीरो, जब आवेश कैपिटल क्यू हो जाएगा कार्य क्या प्राप्त हो जाएगा, डब्ल्यू। अब इसका समाकलन करेंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर, अब यहाँ पर किसके सापेक्ष समाकलन होगा, dq के सापेक्ष। किसके सापेक्ष करेंगे, dq के सापेक्ष करेंगे तो c क्या हो जाएगा, नियत है, बार वैल्यू आ जाएगी c का,
और इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से q तक q इंटू, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, x की पावर n वाला कौन सा यूज करेंगे, इंटीग्रेशन x की पावर n dx होता है, क्या होगा x की पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस, ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, यानी x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x की पावर n है तो क्या हो जाएगा, पावर में 1 जोड़ देंगे और बटा में क्या करेंगे n प्लस 1। तो यहाँ पर q है, पावर में n की जगह कितना 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 2। इसको आगे सोल्व कर रहे हैं तो w बराबर है 1/c और इसका समाकलन हो जाएगा q स्क्वायर बटा 2 और 0 से कैपिटल Q। तो सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं तो 1/c q स्क्वायर बटा 2 माइनस लगा के फिर अपर लिमिट लगाएंगे 0 बटा, तो अब ये क्या हो जाएगा 1/2 q स्क्वायर बटा c। ये मेरे पास किसका मान आ गया, किए गए कार्य का मान आ गया, इसको दे दिया समीकरण का। यही कार्य किसके रूप में संचित होगा, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो यहां से कार्य बराबर क्या हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा 1/2 q स्क्वायर बटा c। एक समीकरण आपको ये प्राप्त हो गया। तो वापिस देख लो किस प्रकार करते हैं, संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में ऊर्जा कौन सी संचित होगी, जब अपन इसको आवेशित करेंगे तो आवेशित करेंगे जाना, जैसे मैंने थोड़ा सा आवेश दिया, एक पर प्लस आ जाएगा, एक पर माइनस, अब मैं उसको प्लस आवेश और दे रहा हूँ, इस ए प्लेट को प्लस आवेश और दे रहा हूँ, तो इस पर जो पहले से आवेश उपस्थित रहेगा, जो भी आवेश पहले से उपस्थित है वो आवेश क्या करेगा, इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, और उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध मुझे कार्य करना पड़ेगा। जब प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध मुझे कार्य करना पड़ेगा तो इसका मतलब अपने को जब कार्य करना पड़ेगा तो कार्य वो किसके रूप में संचित होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। इस चीज को विशेष कर जाना, जब भी निकाय पर अपने को कार्य करना पड़ेगा तो वो कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, इस चीज को ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो संचित होगा, तो पहले मैंने मान लिया स्मॉल q आवेश दिया, जिसके कारण विभवांतर कितना हो गया v डैश। अब मैं जैसे इसको आवेश दूंगा, ये जो पहले से आवेश उपस्थित है ये इस पर क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो अपने को कार्य करना पड़ेगा, तो वही कार्य किसके रूप में संचित होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो जैसे ही मेरे पास स्मॉल q आवेश दे रहा हूं तो स्मॉल q आवेश के कारण भी कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। v बराबर आपने पढ़ रखा w/q, जब स्मॉल आवेश रहेगा तो कार्य भी क्या हो जाएगा, स्मॉल। जब मैं छोटा सा आवेश लेके जा रहा हूँ प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध तो कार्य कम करना पड़ेगा, यदि ज़्यादा आवेश लेके जाएं तो कार्य भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को समझेंगे यहाँ पर, यानी अल्प आवेश लेके जा रहे हैं तो कार्य भी कैसा हो गया, अल्प। अब v डैश का मान उठा के यहाँ से रख रहा हूँ q/c, समीकरण 2। अब ये संधारित्र में जो कार्य निकला वो किसके लिए निकला है, ΔQ आवेश के लिए निकला। किसके लिए निकला है, ΔQ आवेश के लिए निकला। इस चीज को जानना। अब यहाँ पर जो ΔQ आवेश के लिए कार्य निकला, अब मुझे कार्य कौन सा चाहिए, जब आवेश एक भी नहीं था उपस्थित, आवेश एक भी उपस्थित नहीं था और यहाँ पर कंप्लीट आवेश लेकर आ गए, 0 से लेकर कैपिटल Q तक आवेश जो किया वो उसका कंप्लीट कार्य चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, स्मॉल कार्य का कंप्लीट ज्ञात करने के लिए सदैव क्या करते हैं, समाकलन। सदैव क्या करेंगे, यहाँ पर समाकलन करेंगे। तो समाकलन कहाँ से कहाँ करेंगे, जब आवेश 0 दिया रहेगा तब कार्य भी क्या हो जाएगा, 0। जब तक आवेश 0 है तब तक कार्य भी 0। जब आवेशित करना स्टार्ट करेंगे तो कार्य भी करना पड़ेगा, और आवेश मैंने अधिकतम पर Q पर लेकर चला गया तो कार्य भी अधिकतम क्या हो जाएगा, W प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर का समाकलन किसके सापेक्ष करेंगे, dW के सापेक्ष। यहाँ पर समाकलन किसके सापेक्ष होगा, dQ के सापेक्ष। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 का समाकलन क्या होता है, W प्राप्त होगा, अपर लिमिट W -0 रखेंगे, W प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो Q के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो C कांस्टेंट है, इसको बाहर लेके 1/c बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन Q × D। अब x की पावर n का समाकलन करते हैं dx के सापेक्ष, तो समाकलन क्या होता है, x की पावर n+1 बटा में n+1। ये अपना समाकलन का बेसिक सूत्र है जो अपने को याद रखना है, ठीक है। ये सूत्र तो सब बच्चों को याद होना चाहिए। अब जानना यही सूत्र यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर पावर में n की जगह कुछ नहीं था तो कुछ नहीं मतलब 1 होगा। 1 को लिखे या न लिखे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
तो यहाँ पर 1 होगा तो n+1 करेंगे तो n+1 2, 1 + 1 2 बटा में क्या हो जाएगा 2, तो मैंने लिख दिया q² बटा 2। अब सबसे पहले अपर लिमिट डालेंगे, कहाँ पर डालेंगे, q पर, जिसके सापेक्ष समाकलन किया वहीं पर लिमिट रखनी है। q के सापेक्ष किया तो q की जगह लिमिट रखूंगा, तो स्मॉल q की जगह कैपिटल Q का स्क्वायर बटा 2। फिर लोअर लिमिट रखने से पहले माइनस का सिंबल आता है, उसके बाद q की जगह 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही होगा, बटा में 2 करेंगे तो भी 0। तो यहाँ से क्या निकल गया है, W बराबर 1/2 q² बटा c। यही कार्य जो होगा वो किसके रूप में संचित होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। यहां तक समझ में आ गया। अब आपको पता है Q बराबर क्या होता है, CV। Q बराबर क्या होता है, CV। ये मान यहां पर पुट करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/2 CV का होल स्क्वायर बटा C। तो यहां पर हो जाएगा 1/2 C² V² बटा C, एक C से C कैंसिल, तो यहां से U बराबर क्या हो गया 1/2 CV²। 1/2 क्या प्राप्त हो गया, CV²। ये फॉर्मूले आपको तीनों फॉर्मूले याद रखना है, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और बना रहे हैं, यहां पर लिख देता हूं। डेरिवेशन तो अपना इतना ही रहेगा, यहां तक रहेगा आपका डेरिवेशन। ठीक है, अब यहां पर आगे कर सकते हो, यानी Q का मान रखा तो मेरे पास क्या गया 1/2 CV²। यदि मैं यहां पर C का मान रखता हूं, C का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो U बराबर प्राप्त हुआ 1/2 q² बटा C। अब मुझे पता है Q बराबर होता है CV, तो C बराबर क्या हो जाएगा Q बटा V। ये लिमिट यहाँ पर रखूंगा C का मान, तो q² एज इट इज है और यहाँ पर हो जाएगा Q बटा V। a Q से a Q कैंसिल, तो U बराबर 1/2 Q इंटू V। अब जानना ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। 1/2 CV, 1/2 q² बटा C, और यहाँ पर हो जाएगा U बराबर स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 QV इंटू V। यदि आप संधारित्र पर आवेश दे दे और V का मान दे दे तो उस कंडीशन में संचित ऊर्जा ज्ञात करने के लिए यह फॉर्मूला यूज करेंगे। यदि संधारित्र की धारिता दे दे और उस पर उस संधारित्र को जिस वोल्टेज से जोड़ा गया है उसका विभवांतर दे दे, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 CV²। यदि आवेश और धारिता दे रखी है तो फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 q² बटा C। तो जानना ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और यहाँ से डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है। आपको संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा के रूप में मिल सकता है या संधारित्र में संचित ऊर्जा के रूप में मिल सकता है, विशेषकर इस चीज़ को जानना। अगला जो टॉपिक रहेगा, संधारित्र में जो संचित ऊर्जा है वो ऊर्जा घनत्व कितना होगा। ठीक है, ये डेरिवेशन कंप्लीट है। अपना अगला डेरिवेशन रहेगा ऊर्जा घनत्व। संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होती है उसका ऊर्जा घनत्व कितना होगा, वो देखते हैं। अगला रहेगा ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऊर्जा घनत्व संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व, और संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी थी, संधारित्र में संचित ऊर्जा अपने पास फॉर्मूला प्राप्त हुआ U बराबर 1/2 q² बटा C, यही प्राप्त हुआ था। संधारित्र में जो संचित ऊर्जा हुई थी वो क्या थी, U बराबर 1/2 q² बटा C। अब आपको पता है संधारित्र क्या होता है, ये संधारित्र होगा AB, A और B। इस पर प्लस Q आवेश है तो प्लस प्लस हो जाएगा, इस पर माइनस आवे तो माइनस माइनस हो जाएगा। इसके मध्य जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा, E0 होगा। और संधारित्र के मध्य विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, डायग्राम बनाना नहीं है, ठीक है, अपन सीधे ही लिख देता हूं। संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, संधारित्र
के प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हमें पता है सिग्मा बराबर क्या होता है Q बटा A होता है, तो वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा Q A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ से क्या फॉर्मूला निकल गया है, E बराबर क्या हो जाएगा Q बटा में A एप्सिलॉन नॉट, और Q का मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट इंटू E। ये मेरे पास आ गया समीकरण 2। ये मेरे पास क्या आ गया समीकरण 2। और आपको पता है संधारित्र की प्लेटों के मध्य संधारित्र में जो संधारित्र की धारिता होगी वो कितनी हो जाएगी, संधारित्र की धारिता फॉर्मूला क्या था, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटा D। समीकरण 3। समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 में मान रखेंगे तो यहाँ पर U बराबर 1/2 Q की जगह क्या हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट E का होल स्क्वायर बटा में C की जगह हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बटा में D। A एप्सिलॉन नॉट बटा में क्या हो जाएगा D हो जाएगा। अब जानना स्क्वायर करेंगे तो U बराबर क्या हो जाएगा 1/2 A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर E स्क्वायर बटा में A एप्सिलॉन नॉट, और ये D क्या हो जाएगा ऊपर गुणा में आ जाएगा। एक एप्सिलॉन से एक एप्सिलॉन कैंसिल, A से A कैंसिल, अब बचा क्या 1/2 A इंटू डी को साथ में लिख दिया एप्सिलॉन नॉट और E स्क्वायर। और ये क्या होता है प्लेटों का क्षेत्रफल इंटू बीच की दूरी। प्लेटों का क्षेत्रफल इंटू बीच की दूरी क्या होती है आयतन। तो ये टर्म यहाँ पर लेके जाएंगे तो U बटा में A इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और E का स्क्वायर। और यही क्या कहलाता है ऊर्जा घनत्व है। आपको पता है V बराबर क्या होगा A इंटू डी, तो यहाँ से लिख सकते हो U बटा V बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो इसे बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। इसको क्या लिखूंगा ऊर्जा घनत्व 1/2 एप्सिलॉन नॉट और E स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को विशेष कर जानना। संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होगी ऊर्जा घनत्व होगा वो कितना हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। E स्क्वायर क्या होगा संधारित्र की प्लेटों के मध्य का विद्युत क्षेत्र। इस चीज को आपको ध्यान में रखना। सिंपल सा डेरिवेशन है, कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है। एक जो क्वेश्चन पूछेगा अपन पांचवा चैप्टर या चौथा चैप्टर करेंगे, उसमें चुंबकीय ऊर्जा घनत्व पढ़ने वाले हैं। चुंबकीय ऊर्जा घनत्व और विद्युत जो क्षेत्र का घनत्व होगा उनके बीच में जो रिलेशन निकालते हैं वो भी इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर निकालेंगे। तो ध्यान से देख लो ऊर्जा घनत्व क्या होगा। संधारित्र में संचित ऊर्जा बराबर क्या होता है U बराबर 1/2 Q स्क्वायर बटा C। अब आपको घनत्व का मान निकालना तो आयतन का भाग देना पड़ेगा। आयतन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा Q और C का मान रखूंगा। अब Q का मान कहाँ से रखेंगे तो मुझे पता है संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र होता है E बराबर Q बटा A एप्सिलॉन नॉट। तो वहां से Q का मान निकाल सकता हूँ, यही मैंने टर्म यूज किया। और C क्या होता है संधारित्र की प्लेटों के मध्य की धारिता, या फिर बोल सकते हैं संधारित्र की धारिता बोल सकते हैं सीधा सीधा। ठीक है, संधारित्र के कारण जो धारिता होगी आवेश करने की क्षमता होगी वो कितनी होगी तो C बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट बटा D। क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या है निर्वात है, उस कंडीशन में एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो Q का मान यहाँ से रखेंगे और C का मान यहाँ से रखेंगे। तो Q का मान कितना है A एप्सिलॉन नॉट E, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होल स्क्वायर कर दिया। C का मान A एप्सिलॉन नॉट बटा D, A एप्सिलॉन नॉट बटा D। ये D ऊपर चला जाएगा, इसको अंदर गुणा करेंगे A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और E स्क्वायर, और ये D ऊपर आ गया गुणा में। नीचे क्या बचा A एप्सिलॉन नॉट बचा, तो एक एक पावर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बचेगा A एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू D। A और D को साथ में लिख दिया, क्यों A और D के आयतन है, A प्लेटों का क्षेत्रफल D प्लेटों के मध्य की दूरी है। तो ये क्या हो जाएगा संपूर्ण आयतन हो जाएगा A इंटू डी। इस A इंटू डी को भाग में लेकर जाऊंगा तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। यही क्या कहलाता है ऊर्जा घनत्व कहलाता है। यही क्या कहलाता है ऊर्जा घनत्व कहलाता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे।
अगला जो डेरिवेशन है थोड़ा सा आपको समझना है, फोकस करना है। समांतर प्लेट संधारित्र पर पैरा विद्युत का क्या प्रभाव रहेगा, उसका डेरिवेशन अपन करने वाले हैं। अगला जो डेरिवेशन रहेगा संधारित्र पर पैराविद्युत प्रभाव। अगला डेरिवेशन विशेष कर जाना संधारित्र पर पैराविद्युत प्रभाव। तो या फिर लिख सकते हैं समांतर प्लेट संधारित्र पर समांतर प्लेट समांतर प्लेट संधारित्र पर पैराविद्युत प्रभाव। इसको विशेष कर ध्यान से देखना है किस प्रकार करेंगे। पहले शॉर्टकट बता रहा हूँ। जैसे ये समांतर प्लेट संधारित्र है, दो प्लेटें लेंगे ए व बी। ए पर मैं प्लस क्यू आवेश वितरित करूंगा और बी पर माइनस क्यू आवेश वितरित करूंगा। क्या यूज करूंगा? माइनस क्यू आवेश वितरित करूंगा। जब प्लेटों के बीच में निर्वात है उस समय विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? E1 हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और सिग्मा क्या हो जाएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा क्या हो जाएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व। जब इसको पैराविद्युत पदार्थ के मध्य रखता हूं, इन प्लेटों के मध्य क्या रखूंगा? पैराविद्युत पदार्थ रखूंगा। तो उस कंडीशन में पैराविद्युत पदार्थ में क्या होगी? ध्रुवण की घटना होगी। जब निर्वात रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये होगी E1। जब पैराविद्युत पदार्थ रखेंगे तो इसमें ध्रुवण की घटना होगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस आवेश आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस आवेश आ जाएगा। इसके कारण पैराविद्युत पदार्थ के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, केवल पैराविद्युत पदार्थ के कारण विद्युत क्षेत्र होगा, वो इसका ईपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ईपी। और ये ईपी बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा पी बटा एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा पी क्यों यूज किया? क्योंकि पैराविद्युत पदार्थ का ये क्या होगा? ध्रुवण सदिश होगा, या फिर बोल सकते हैं एक आवेश घनत्व होगा। क्या होगा? आवेश घनत्व है। अब जानना, इसको एक कंप्लीट माध्यम मान लो, समांतर प्लेट संधारित्र मान लो, जिसके मध्य पैराविद्युत पदार्थ भरा गया है। तो इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा EM, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन R के बराबर होता है। और इन दोनों का योग किसके बराबर होना चाहिए? इसके बराबर होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? जब निर्वात रहेगा तो विद्युत क्षेत्र ये होगा, पैराविद्युत पदार्थ के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा ये होगा, और इस कंप्लीट के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा? एप्सिलॉन EM होगा, माध्यम में विद्युत क्षेत्र। तो जानना, निर्वात में विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर है, पैराविद्युत पदार्थ के अपोजिट डायरेक्शन है। तो इन दोनों का जो परिणामी होगा वही क्या होगा? माध्यम का विद्युत क्षेत्र होगा। इसी को अपन कॉन्सेप्ट को विशेष कर समझना है। ये समझ में आ गया तो अपन आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे? माना AB समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटें हैं जिस पर प्लस क्यू आवेश व माइनस क्यू आवेश वितरित किया गया। प्लेटों के मध्य की दूरी d है तथा
इनके मध्य एप्सिलॉन आर पैरावैद्युतांक का पैरावैद्युत पदार्थ भरा गया है। ये इसकी लैंग्वेज रहेगी। यानी समांतर प्लेट संधारित्र होगी, दो प्लेट लेंगे ए व बी, ए प्लेट और बी प्लेट। ए प्लेट पर प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, बी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश देंगे तो यहाँ पर प्लस आवेश हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आवेश हो जाएगा। इनके बीच की दूरी कितनी है, डी है। इसके मध्य पैरावैद्युत पदार्थ रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है, पैरावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भर दिया। तो पैरावैद्युतांक कितना, एप्सिलॉन आर है। इस पर कौन सा आवेश हो जाएगा, माइनस आवेश घटा, और यहाँ पर क्या आवेश आ जाएगा, प्लस आवेश। इसके बिंदु P पर जब प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र देखेंगे तो E1 इधर होगा, और पैराविद्युत पदार्थ के कारण विद्युत क्षेत्र देखते हैं तो EP इधर होगा। तो ये दोनों को मैं लैंग्वेज के रूप में लिख रहा हूँ। क्या लिखूंगा, प्लेटों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र केवल प्लेटों का कारण लिख देता हूं ताकि ज्यादा बेटर रहेगा। यानी यहां पर पैरावैद्युत पदार्थ को मैं हटा हुआ मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं, हटा हुआ। जब हटा हुआ रहेगा तो प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा हो जाएगा प्लेटों का आवेश घनत्व, प्लेटों का क्या हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा। प्लेटों का क्या हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा। ठीक है, प्लेटों का क्या हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व प्राप्त हो जाएगा। अब बात करूंगा केवल और केवल पैरावैद्युत पदार्थ के कारण। पैरावैद्युत पदार्थ के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, तो P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा EP बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा P बटा में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर सिग्मा P क्या होगा, जो पैराविद्युत पदार्थ है उसका क्या हो जाएगा, आवेश घनत्व बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हैं, ध्रुवण सदिश बोल सकते हैं। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए, EM बराबर E1 माइनस EP। EM बराबर क्या होना चाहिए, E1 माइनस EP। अब देखो जहां EM क्या होगा, EM जो है ना समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होगी जब बीच में क्या भर दिया जाए, पैराविद्युत पदार्थ, तो उस कंडीशन में उस पर जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर। इसको समीकरण 3 दे दिया, यहाँ समीकरण 3 और समीकरण 4। समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, और यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा P बटा में एप्सिलॉन नॉट। ये वाला मैं मान किधर रख रहा हूँ, उधर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, और इस मान को क्या ले रहा हूँ, इधर लेके आ रहा हूँ। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अब देखो इसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा सिग्मा P बटा में एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट दोनों कॉमन हो सकता है। तो सिग्मा P बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, तो यहाँ पर 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर बचेगा। एप्सिलॉन से एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
ये मेरे पास समीकरण प्राप्त हो गया 5। अब सिग्मा पी बराबर क्या बचा, सिग्मा पी बराबर सिग्मा 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन आर बचा। ये लिख देता हूँ समीकरण 5। और सिग्मा की पी क्या है, सिग्मा पी का मान क्या है, ध्रुवण सदिश बोल सकते हैं। सिग्मा पी क्या है, आवेश घनत्व है, आवेश घनत्व है। इसे ही क्या बोलते हैं, ध्रुवण सदिश। इसे ही क्या बोलते हैं, ध्रुवण सदिश। अब जानना सिग्मा पी क्या है, इस पेराविद्युत पदार्थ का आवेश घनत्व है। सिग्मा पी क्या, पेराविद्युत पदार्थ का आवेश घनत्व है, और सिग्मा होगा इन प्लेटों का आवेश घनत्व। इस चीज का जानना, दोनों का डिफरेंस समझना। प्लेटों पर जो आवेश है उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। जो पेराविद्युत पदार्थ है उसका कितना है, सिग्मा पी। और पेराविद्युत पदार्थ के एकांक आयतन पर जो भी आवेश रहता है उसे क्या बोलते हैं, ध्रुवण सदिश बोल सकते हैं। तो इस आवेश घनत्व को ही क्या बोलते हैं, ध्रुवण सदिश। और ध्रुवण सदिश की आपने डेफिनेशन निकाली, ध्रुवण सदिश किसके बराबर होगा, इसको P से प्रदर्शित करते हैं, किससे, P वेक्टर से। वो बराबर होता है काई E इंटू EM बार वेक्टर। यानी जो ध्रुवण सदिश होता है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, P वेक्टर से प्रदर्शित करें। यहाँ पर अपने पास ध्रुवण सदिश क्या आ गया, सिग्मा P। तो सिग्मा P किसके बराबर हो जाएगा, P वेक्टर के बराबर हो जाएगा। और ध्रुवण सदिश विद्युत क्षेत्र की क्या होता है, समानुपाती होता है। और जैसे ही समानुपाती नियतांक हटाते हैं वहाँ पर क्या होता है, काई B, काई E प्राप्त होगा, जिसे बोलते हैं विद्युत की प्रवृत्ति। जिसे क्या बोला जाता है, विद्युत की प्रवृत्ति। अब सिग्मा पी का मान यहां पर रखूंगा मैं समीकरण 5 से, समीकरण 5 से। तो मैं सिग्मा पी की जगह वैल्यू क्या रख रहा हूं, काई ई इंटू ई एम बराबर सिग्मा 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। अब इस ई एम का मान यहां से उठा के रखेंगे, काई ई इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन आर बराबर सिग्मा 1 - एप्सिलॉन आर। सिग्मा से सिग्मा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो काई ई बराबर सिग्मा नॉट एप्सिलॉन आर 1 अपॉन, ठीक है। अब इसको मैं अंदर गुणा करूंगा एप्सिलॉन आर को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, काई ई बराबर एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल होकर क्या बच जाएगा, यही क्या होगा, प्रभाव होगा। यही क्या होगा, पेराविद्युत प्रभाव होगा। इस चीज को ध्यान रखना है। क्या प्रभाव डालेगा, यही प्रभाव डालेगा। यानी इसका मान तो निश्चित है। अब जाना, जैसे ही पेराविद्युत का मान रखते हैं, पेराविद्युत पदार्थों का मान हमेशा क्या होगा, एक से अधिक होगा। एक से अधिक होगा तो इसकी विद्युत की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। विद्युत की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और विद्युत की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, संधारित्र में जो धारिता होगी उसके मान में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इस चीज को विशेषकर आपको ध्यान में रखना। वापस देख लो, समांतर प्लेट संधारित्र पर पेराविद्युत का प्रभाव क्या होगा। तो समांतर प्लेट संधारित्र, प्लेटें दो मानेंगे, ए व बी, बीच की दूरी डी है। ए पर प्लस क्यू आवेश है, बी पर माइनस क्यू आवेश है। इन प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन आर पेराविद्युतांक का पेराविद्युत पदार्थ भर दिया गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लेटों के बीच में कोई बिंदु ले लिया मैंने P। इस बिंदु P पर केवल प्लेटों के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो लिखता हूं। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन क्या होगी, प्लस है माइनस की ओर। किसके कारण होगी, प्लस है माइनस, क्या, प्लेटों के कारण। किसके कारण होगी, प्लेटों के कारण। यदि अब मैं केवल पेराविद्युत का विद्युत क्षेत्र निकालना चाहूं, पेराविद्युत पदार्थ का विद्युत क्षेत्र निकालना चाहूं, उस कंडीशन में पेराविद्युत पदार्थ का विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, EP होगा। पेराविद्युत पदार्थ का जो विद्युत क्षेत्र होगा, केवल और केवल पेराविद्युत पदार्थ की बात करें तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, EP। उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, प्लस से माइनस, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट में प्राप्त है। EP क्या होगा, यानी इसका आवेश घनत्व क्या मान लेंगे, सिग्मा P बटा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा P बटा में एप्सिलॉन नॉट। अब जानना, B पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा इन दोनों के अंतर के बराबर होगा, इन दोनों के अंतर के बराबर होता है। और अपन ने जानना एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य पूर्णतः पेराविद्युत पदार्थ भर दिया गया है, उस समय जो विद्युत क्षेत्र का मान था वो क्या था, वहां पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन था। एप्सिलॉन के साथ साथ में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा। यानी जो माध्यम में विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों का अंतर किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये तो केवल प्लेटों का कारण है, ये पेराविद्युत पदार्थ के कारण। यानी जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है उसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होगा तो यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बटा एप्सिलॉन आर बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
चाहो तो यहाँ पर सीधे काट सकते थे, एप्सिलॉन नॉट को आगे लिखने की आवश्यकता नहीं, वरना लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, काटना चाहो तो काट सकते हो, यहाँ पर ज़्यादा बेटर इजी हो जाएगा। काट देते हैं यहाँ पर, एक स्टेप अपने पास क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा। फाइनल आंसर यही प्राप्त होगा जानना। यहाँ पर मैं इसको क्या कर दिया, काट दिया, तो उस साइड में लेके गया, सिग्मा पी बचा, यहाँ पर सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर। अब यहाँ से मैंने क्या ले लिया, सिग्मा कॉमन ले लिया, सिग्मा पी बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। इसको समीकरण 5 देंगे, यानी एप्सिलॉन नॉट को काटने से एक स्टेप क्या हो गया, कम हो गया। आगे काटते तो फिर अपना एक स्टेप बढ़ जाता, इससे ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब इस चीज़ को जानेंगे, ये क्या है, ये है पैराविद्युत पदार्थ के एकांक आयतन का आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व। और जब एकांक आयतन का जो भी आवेश रहेगा उसे क्या बोलते हैं, ध्रुवण सदिश बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, ध्रुवण सदिश। तो इस सिग्मा पी को जगह में पी वेक्टर लगा सकता हूं, क्योंकि ध्रुवण सदिश को अपन ने पी वेक्टर से प्रदर्शित किया था, पी वेक्टर से प्रदर्शित किया। और पी वेक्टर विद्युत क्षेत्र की क्या होती है, समानुपाती। पी वेक्टर होता है वो विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, समानुपाती। तो यहाँ पर जैसे ही समानुपाती नियतांक हटाते हैं तो विद्युत की प्रवृत्ति के रूप में नियतांक आ जाएगा काई बी। पी वेक्टर बराबर क्या होगा, काई बी इंटू ई एम, यानी माध्यम की विद्युतशीलता। तो समीकरण 5 से देखते हैं, तो समीकरण 5 से यानी सिग्मा पी की वैल्यू, ये वाली वैल्यू रखूंगा मैं यहाँ पर, सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर एज इट इज मैंने आगे लिख दिया। अब ई एम क्या है, माध्यम में विद्युत क्षेत्र, और माध्यम में विद्युत क्षेत्र का मान कितना आया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन ई एम का मान एज इट इज उठा के यहाँ पर रख दिया। तो यहाँ पर रखा तो सिग्मा से सिग्मा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सिग्मा से सिग्मा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब मैं इस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर को दोनों को उस साइड गुणा में लेके जा रहा हूँ, तो ये यहाँ पर केवल और केवल विद्युत की प्रवृत्ति बचेगी। यहाँ पर केवल और केवल विद्युत की प्रवृत्ति बराबर ये दोनों गुणा में होगी। यहाँ पर एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर, ये अंदर वाला एज इट इज 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। अब मैं अंदर केवल और केवल एप्सिलॉन आर को गुणा कर रहा हूँ, तो एप्सिलॉन आर 1 से गुणा हो गया, एप्सिलॉन आर हो जाएगा, और 1 अपॉन एप्सिलॉन आर से गुणा करेंगे तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या, 1। तो जो विद्युत की प्रवृत्ति होती है वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कोष्टक में एप्सिलॉन आर माइनस 1। और एप्सिलॉन आर का मान सदैव क्या होता है, 1 से ज़्यादा होता है, सदैव 1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि जो पैराविद्युतांक का होगा वायु के लिए 1 होता है, बाकी सबके लिए क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा। तो उस कंडीशन में 1 से ज़्यादा रहेगी तो विद्युत की प्रवृत्ति कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। जब विद्युत की प्रवृत्ति पॉजिटिव रहेगी तो इसका मतलब हो जाएगा जो संधारित्र है उसका आवेश ग्रहण करने की क्षमता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। विद्युत की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसका मतलब आवेश ग्रहण करने की क्षमता भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ने से क्या हो जाएगा, संधारित्र की धारिता भी बढ़ जाती है, संधारित्र की धारिता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो समांतर प्लेट संधारित्र पर पैराविद्युत प्रभाव समझ में आ गया। जब पैराविद्युत पदार्थ बढ़ते हैं तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र का मान कम होने से उस पर आवेश ज़्यादा आएगा, और आवेश ज़्यादा आने से उसकी धारिता बढ़ जाती है। इस चीज़ को आपको विशेषकर जानना। अब ये अपना थ्योरेटिकल चैप्टर कंप्लीट हो गया, सेकंड चैप्टर। अपन इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे जो संयोजन पर आधारित रहेंगे। कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। कुछ क्वेश्चन जो नीट और जेई में आपके पिछले सालों में आए हुए हैं उनको देखेंगे। तो जो कल की लेक्चर रहेगा अपना इसमें सेकंड चैप्टर का, उसमें आपको कंप्लीटली न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो अपना थर्ड लेक्चर है उसको लाइव स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। आपकी राय ज़रूर लूँगा मैं। यदि आप चाहोगे कि लाइव क्लास से स्टार्ट करें नेक्स्ट चैप्टर से, तो अपन लाइव क्लास भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीडियो देखते रहें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि लाइव देखना या नहीं देखना है। रिकॉर्डेड देखना है तो रिकॉर्डेड अपलोड करेंगे, लाइव देखना होगा तो लाइव चलाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जानना विशेष सूचना क्या रहेगी अपनी, जो 9th क्लास के और 10th क्लास के भैया बहन हैं उनके लिए भी फिजिक्स का सिलेबस अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो जाना अब उनके 1-2 लेक्चर भी डालूंगा। अभी छुट्टियां होने से पहले, जो 17 मई से पहले 1-2 क्लास डालेंगे, जिसके कारण बच्चे कनेक्ट हो जाएं। और गर्मियों की छुट्टियों में उनके 4 जो फिजिक्स के जो सबसे टफ लगते हैं उनको सबसे इजी बनाने का काम करेंगे। जो सबसे टफ लेक्चर लगते हैं उनको, साइंस वाले बच्चों को 10th क्लास में और 9th क्लास में साइंस के जो पार्ट है उसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चे डरते हैं वो फिजिक्स के पार्ट से ही डरते हैं। और वही डर आगे चलकर उनको आर्ट्स लेने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि साइंस नाम लेते ही पहले वो दिमाग में आवे फिजिक्स पढ़नी पड़ी, और फिजिक्स सब हार्ड लगे।
क्यों हार्ड लगे? क्योंकि 9th में अच्छे से नहीं पढ़ रखा है और 10th में अच्छे से नहीं पढ़ रखा है। एक फॉर्मेलिटी कर रखी है, आपने रटने वाला काम कर रखा है, तो आपको वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो उसको बहुत ही आसान करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके लेक्चर लेके आ रहा हूँ, कल नहीं परसों उसका लेक्चर अपलोड करेंगे 10th क्लास का, और उससे अगले दिन करेंगे 9th क्लास का एक लेक्चर, और उसके बाद में जो समर वेकेशन होगी उसमें लाइव क्लास चलाएंगे 9th 10th 11th 12th की सारी लाइव क्लास चलेगी, डेली की 4 क्लासें अपलोड होगी। और मेरा टारगेट रहेगा आपका जो 1 महीने की छुट्टी हो रही है उसमें मैक्सिमम क्लास लें। मैक्सिमम का मतलब मेरे पास भी टाइम रहेगा और आपके पास भी टाइम रहेगा। लगभग 1.25 घंटे की क्लासें लेंगे, लाइव लेंगे सारी की सारी, जिसके कारण आपका सिलेबस कवर हो सके, कोई भी डाउट ना आए। धीरे धीरे पढ़ेंगे, आसानी से पढ़ेंगे, और फिजिक्स में अपना स्कोर खुद कॉन्फिडेंस लेके आओगे, खुद अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस भरोगे कि फिजिक्स में हमारे एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर जब तक नहीं आएगा तब तक मैं आपको फिजिक्स को समझाऊंगा। जब आप बोलोगे हाँ सर कॉन्फिडेंस आ गया, तब अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी छोटे 9th और 10th में भैया बहन पढ़ रहे हैं उनको भी साथ में जोड़ें।